हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने केमिस्ट्री का कुछ इंट्रोडक्टरी आपको जो है लेक्चर दिया था। केमिस्ट्री की कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था और आपको केमिस्ट्री की स्टडी कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों को आपको जो है मतलब अपने माइंड में रखकर जो है केमिस्ट्री की स्टडी करना है, वो सारी चीज़ें मैंने जो है डिस्कस किया था आपके साथ में। तो आज से हम जो है रेगुलर केमिस्ट्री का जो सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी, आपको याद होगी कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। अभी मैटर जो है आपको 3 स्टेट्स में मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इस मैटर की स्टडी में आपको क्या क्या स्टडी करना है, तो इसके अंदर जो है 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको इन मैटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है और साथ ही साथ इनके अंदर जो केमिकल चेंजेस होती है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो वो केमिकल चेंजेस क्यों हुई और चेंज होने के बाद वो कौन से सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, ये सारी स्टडीज जो है स्टडी ऑफ मैटर में आएगी। तो हम आगे चलते हैं कि केमिस्ट्री को हम जो है सेंट्रल साइंस भी कह सकते हैं। केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस। तो देखिए मैं यहाँ पर केमिस्ट्री को जो है इस तरह से इंसर्कल करता हूं और आप यहां पर देखिए कि दिस केमिस्ट्री इज हेल्पफुल फॉर स्टडी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के बहुत सारे जो है कंसेप्ट हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन के बगैर आप इसके कंसेप्ट को स्टडी नहीं कर सकते हो। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट हैं, कंडक्टर्स है, सेमी कंडक्टर्स के कंसेप्ट हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो कंसेप्ट हैं, वो सारी चीजें आपको जो है केमिस्ट्री से बेस्ड मिलेगा और केमिस्ट्री की स्टडी के बाद ही आप जो फिजिक्स के इन टॉपिक्स की स्टडी कर सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री इज ऑल्सो यूजफुल और हेल्पफुल फॉर स्टडी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आप देखिए कि बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शंस होती है जिसको आप मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहोगे। दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर नथिंग बट द केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी होती है और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। तो इनको जो हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे तो ये केमिकल रिएक्शंस जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहेंगे, दीज आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो इन केमिकल रिएक्शंस को जो हम बायोलॉजी में स्टडी करने जा रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन जो है केमिस्ट्री की नॉलेज के बगैर हम जो है स्टडी नहीं कर सकते। उसके बाद अगली जो स्टडी होगी दैट इज जियोलॉजी। हमारे अर्थ प्लेनेट के अंदर जो है बहुत सारे उसके इंटीरियर्स के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब्सटेंसेस की इंफॉर्मेशन भी आपको केमिस्ट्री की नॉलेज के बेसिस पर ही मिलेगी। तो विदाउट स्टडी ऑफ केमिस्ट्री यू कैन नॉट स्टडी जियोलॉजी। उसके बाद जो है कुछ मटेरियल साइंस के जो है सब्जेक्ट्स होते हैं, मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस की नॉलेज भी आपको जो है केमिस्ट्री बेस्ड मिलेगी। केमिस्ट्री की नॉलेज के बिना, केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन के बिना आप मटेरियल साइंस की स्टडी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो केमिस्ट्री के बेसिस पर जो है आप स्टडी कर सकते हो। सो वी कैन से दैट केमिस्ट्री इज द सेंट्रल साइंस। नाउ बीइंग द स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री यू मस्ट नो अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ब्रांचेस आपको मालूम होनी चाहिए और हर ब्रांच में हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी द classification of chemistry, that means into different streams or different branches. So let us see number 1, physical chemistry. Number 2, organic chemistry. मैं पहले यहां पर सारी ब्रांचेस लिख लेता हूं, उसके बाद वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको बहुत इजीली जो है ये समझ में आ जाएगा कि कौन से ब्रांच में हम केमिस्ट्री के कौन से पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ, बायोकेमिस्ट्री। एंड फिफ्थ वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। Now let us see one by one. In case of physical chemistry, we will study the physical properties of the substances or physical properties of the matter.
मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो उसकी फिजिकल स्टेट आएगी कि वेदर इट एग्जिस्ट इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे कलर है, उसका अपीयरेंस है कि इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड और एनी अदर टाइप ऑफ सॉलिड। वो सब की सब चीजें हम जो है यहाँ पर इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो स्टडी करेंगे। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। उसके बाद आइए नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मतलब आपके पास जो केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोजिशन एलिमेंट ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्टडी ऑफ दैट कंपाउंड्स, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं आपको, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, और सिंपली मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर आइसोलेटेड और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें दो टाइप है, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स से आपको जो है ये सब्सटेंसेस मिलेंगे एंड दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Now, inorganic chemistry is the study of the substances other than compounds of carbon. अब जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस है, जो कार्बन कंपाउंड्स नहीं है, उसकी जो कुछ भी आप स्टडी करोगे दैट विल कम अंडर द ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर आपके पास जो बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि एग्जांपल हम लेते हैं जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। तो इसके अंदर आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, हार्मोन्स है, लिपिड्स है, ये सारे के सारे कंपाउंड जो है ये बायोमोलिक्यूल्स की क्लास में इंक्लूडेड है। और उन कंपाउंड्स की जो भी केमिस्ट्री होगी, उनका केमिकल कंपोजिशन है, उनके अंदर जो कुछ भी स्ट्रक्चरल और केमिकल चेंजेस ऑकर होते हैं अंडर डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस, वो सब स्टडी हम यहाँ पर जो है बायोकेमिस्ट्री के ब्रांच में करेंगे। नाउ लास्ट वन इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम इन सारे केमिकल सब्सटेंसेस की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में दो टाइप जनरली होती है, एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस सिंपली आप समझ लीजिए कि हम यहाँ पर क्या कुछ फिजिकल और केमिकल टेस्ट लेकर ये पता करते हैं कि आपके पास एक अननोन सब्सटेंस है, उस अननोन सब्सटेंस के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक अननोन सब्सटेंस है और आपने उसकी एनालिसिस करने के बाद पता किया कि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद उसका पूरा स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करने के बाद आप पता कर सकते हो कि ये अननोन सब्सटेंस जो आपको दिया गया था वो क्या है। तो दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरी चीज है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब आपने कोई एक अननोन सब्सटेंस की एनालिसिस करने के बाद पता किया कि दिस सब्सटेंस कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल। तो हाउ मच परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, वो स्टडी आपको मिलेगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये 5 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री मिलेगी, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एंड लास्ट वन इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। किस तरह से ये डिफरेंट ब्रांचेस हम यहाँ पर जो केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे और इसके हेल्प लेकर आप जो है बहुत आसानी से पूरी केमिस्ट्री की स्टडी कर सकते हो। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मैटर। तो मैटर इज एनी सब्सटेंस विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास। कोई सा भी एक सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर मेरे पास में है, ये डस्टर का कुछ मास है और ये जो है कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है। ये पेन मेरे पास में है, इस पेन का कुछ ना कुछ मास है और इसका कुछ ना कुछ जो है स्पेस लिया हुआ है। तो ऐसी कोई सी भी चीज जो कुछ स्पेस जो है ऑक्युपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, सब सब्सटेंस, सच सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मैटर। अब देखते हैं कि मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। तो मैटर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ब्रांचेस।
पहली टाइप है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरी है मिक्सचर्स। ये मैटर की दो मेजर ब्रांचेस और दो मेजर क्लासेस है। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया है। पहली टाइप है एलिमेंट्स और दूसरी टाइप है कंपाउंड्स। फिर एलिमेंट्स को फर्दर तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। उसके बाद मिक्सचर्स की दो क्लासिफिकेशन है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये एक जो चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट को स्टडी करके आप बहुत आसानी से मैटर की क्लासिफिकेशन या मैटर की टाइप्स को जो स्टडी कर सकते हो। लेट अस सी वन बाय वन। प्योर सब्सटेंसेस आर दी केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। इसके अंदर एक पर्टिकुलर डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का डेफिनेट कंपोजिशन होता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन है, दोनों का प्रॉपर परसेंटेज कंपोजिशन होता है। दोनों प्रॉपर कंपोजिशन मिलकर टोटल 100% कंपोजिशन जो फॉर्म करते हैं। इसके अंदर और कोई नेक्स्ट कोई और चीज नहीं होती। अगर प्योर वाटर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कंसिडर करें तो दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। इसी तरह से गोल्ड है, प्योर गोल्ड अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जो है कोई चीज की अगर मिलावट नहीं है, उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज नहीं है, तो उसका जो है पर्टिकुलर जो है कंपोजिशन होता है और वो डेफिनेट कंपोजिशन होगा। तो कोई सा भी आप जो है प्योर सब्सटेंस लीजिए तो उसका जो है फिक्स जो है प्रोपोर्शन होता है और उसका डेफिनेट कंपोजिशन होता है। जबकि मिक्सचर्स के अंदर आपको कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कंक्रीट, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम जो है यूज करते हैं कंक्रीट मटेरियल, इसके अंदर आपको मिलेगा सैंड, सीमेंट एंड स्टोन। ये तीन इंपॉर्टेंट जो है इसके कंपोजिशंस होते हैं, लेकिन ये डेफिनेट नहीं होता है। सैंड, सीमेंट और स्टोन का कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता, बस एक रैंडम मिक्सचर हम जो बनाते हैं और वो मिक्सचर जो होता है बस कुछ कैलकुलेटेड क्वांटिटी होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज कंक्रीट। तो इस तरह से, और सीमेंट ये खुद एक सिंगल कोई कंपाउंड नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, लाइम मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। एक और एग्जांपल है मिक्सचर की, दैट इज अ पेंट। हम जो कलर यूज करते हैं पेंट, सो इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल प्लस पिगमेंट्स और कुछ और जो है अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो स्टेबिलाईजर वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है ये पेंट बनाते हैं एंड दिस इज द मिक्सचर। तो इसके अंदर जो है इन चीजों का कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है। तो इस तरह से ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स को हम आपस में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट, दैट इज द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट्स आर दी प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स बाय एनी केमिकल प्रोसेस। आप कोई सा भी केमिकल प्रोसेस करके इन एलिमेंट्स को किसी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन है, कार्बन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। ये प्योर सब्सटेंस है। आप इसको ब्रेक डाउन करके कोई स्मॉलर कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, कोई स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो कि चलो कार्बन को आपने ब्रेक कर दिया तो कोई नई चीज उसने फॉर्म कर दिया। इट इज नॉट देयर। तो कार्बन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। इसी तरह से सिल्वर है, सिल्वर भी जो है एक प्योर सब्सटेंस है जो एलिमेंट की क्लास में इंक्लूडेड है। सिल्वर को भी आप किसी केमिकल प्रोसेस के जरिए से ब्रेक डाउन करके कोई नई चीज फॉर्म नहीं कर सकते हो। सो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। व्हाइल कंपाउंड्स आर दी प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल प्रोसेस। कोई सा भी केमिकल प्रोसेस करके आप इन कंपाउंड्स को जो है ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लीजिए,
कि मेरे पास जो है एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं वाटर की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो व्हेन वाटर इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस इट गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये सिंपलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम यहां पर जो है वाटर को कंपाउंड्स की क्लास में इंक्लूड करेंगे। नाउ एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रांचेस, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। आपने लोअर क्लासेस के अंदर ये तीनों चीजें स्टडी की है। मैं बस सिर्फ सिंपली आपको बता दूं कि जो मेटल्स होती है, ये मेटल्स के अंदर आपको एक लस्टर मिलेगा, दैट मीन्स दे आर हैविंग शाइनी अपीयरेंस। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक मेटल है, इस मेटल की सरफेस को मैं अगर पॉलिश पेपर के साथ रब करता हूं, तो रब करने के बाद इतनी जो मेटल जो एक्सपोज होगी वो शाइनी अपीयरेंस देगी, मतलब वो चमकने लगेगी। तो ऐसी कोई सा भी एलिमेंट जिसके अंदर जो है आपको शाइनी अपीयरेंस मिलेगा, सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी मेटल्स। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी है कि दे शो लस्टर, पहली प्रॉपर्टी, इसके अंदर आपको मिलेगा लस्टर, दैट इज शाइनी अपीयरेंस। दूसरी चीज, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपको यहां पर जो भी मेटल का पीस मिलेगा, आप उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी एक साइड से दूसरी साइड जो है कन्वे कर सकते हो, उसको पास कर सकते हो। हीट भी जो है एक साइड से दूसरी साइड जो है ट्रांसफर होगी, कन्वे होगी। तो दीज आर दी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी प्रॉपर्टी, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इनको आप जो है लंबा करके, इनको खींच कर जो है वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कॉपर को जो है खींच कर कुछ मैकेनिकल फोर्स लगाकर आप उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप देखिए हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर यूज करते हैं, मोस्टली वो कॉपर का वायर होता है, सिल्वर के वायर भी यूज होते हैं और अदर मेटल के वायर्स भी यूज होते हैं। तो दे आर ड्रॉन इनटू वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। That means we can say that metals are ductile in nature. और फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है, that is they can be hammered into sheets. इनके ऊपर हैमरिंग करके आप इनको जो है हथौड़े से मार कर, पीट कर जो है आप इसको बारीक शीट और बारीक जो है फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। दैट मीन्स मेटल्स आर मेलिएबल। तो इस तरह से मेटल्स की ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको आप मेटल्स कहोगे। तो एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, आयरन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स। यही 4 प्रॉपर्टीज को मैं नॉन मेटल्स बताऊंगा। दे डू नॉट शो लस्टर। नॉन मेटल्स के अंदर आपको कोई लस्टर नहीं मिलेगा। कुछ एग्जेम्पशंस है, कुछ मतलब जो ऐसे सब्सटेंसेस है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसमें लस्टर होता है। फॉर एग्जांपल आयोडीन। तो आयोडीन जो है नॉन मेटल है, मगर उसके अंदर आपको जो है लस्टर मिलेगा, वो शाइनी अपीयरेंस शो करते हैं। तो दे डू नॉट शो लस्टर। दूसरा, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं होते हैं। एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक एलोट्रोप है। तो ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि बैटरी होती है जिसको हम सेल कहेंगे, वो सेल के अंदर आप देखिए कि ग्रेफाइट रॉड होती है। तो एक एक्सेप्शन है, बट दे आर जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद उसको ना तो आप जो है मेलिएबल कर सकते हो, ना ही डक्टाइल कर सकते हो। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स। तो ये एग्जांपल्स है नॉन मेटल्स की। जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन। तो कार्बन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। तो इस तरह से ये हो गए नॉन मेटल। उसके बाद आइए थर्ड जो क्लास है एलिमेंट की, दैट इज कॉल्ड एज मेटालॉइड। तो मेटालॉइड्स आर दी एलिमेंट्स और द प्योर सब्सटेंसेस विच हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दीज टू। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की जो प्रॉपर्टी है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी जो है वो आएगी मेटालॉइड्स की। और ये मेटालॉइड्स के एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ मेटालॉइड्स। तो इस तरह से
मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स, ये 3 क्लासेस है एलिमेंट्स की। ओके, नाउ द लास्ट वन इधर देखें हम, मिक्सचर्स के अंदर 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं, ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से मिक्स होते हैं कि इनका जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर जो है आपको इक्वल मिलेगा, होमोजीनियस मिलेगा। Therefore this mixture is called as homogeneous। जैसे शुगर को आपने वाटर में मिक्स किया तो शुगर किसी एक कोने में जाकर नहीं रुकेगी, बल्कि वो शुगर जितना वाटर की क्वांटिटी आपने ली है वो शुगर उस पूरे वाटर के अंदर जो है मिक्स होगी, और शुगर और वाटर ये दोनों मिलकर जो शुगर सोल्यूशन बनाएंगे वो मिक्सचर जो है होमोजीनियस होगा। मतलब पूरा के पूरा दोनों कंपोनेंट जो है पूरा थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस होंगे, हर जगह पर होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद दूसरी टाइप है हेट्रोजीनियस। तो यहां पर 2 कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल हम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेते हैं, जनरली जो मिक्सचर लेते हैं अगर हम, तो उसको आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहिए। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मिक्सचर ये होमोजीनियस नहीं होता है। जैसे कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड को आप अगर वाटर में मिक्स करते हो तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, तो वो जो मिक्सचर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी जो उस मिक्सचर के 2 कंपोनेंट्स है वो होमोजीनियस नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से ये मैटर की जो है क्लासिफिकेशन हुई प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के अंदर, और हमने ये पूरी क्लासिफिकेशन जो है स्टडी किया है। अब फिर से मैं एक बार बता दूं कि मैटर की 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स है। पहली स्टेट है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस। तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं। उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, या आप उसको कहिए कि दीज आर दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, और उसकी वजह से सॉलिड्स के अंदर जो है रिजिडिटी आती है, मतलब वो जो है बिल्कुल जो है ठोस होते हैं, रिजिड होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद लिक्विड्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और वो पार्टिकल्स के अंदर जो है कुछ मूवमेंट होती है, वो अपने आपस में आसपास में थोड़ा सा मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो थोड़ी सी मूवमेंट होती है, दे कैन मूव अराउंड, और इस तरह से उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट मिलेगी। और तीसरी जो स्टेट है गैसियस स्टेट, इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं, दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से 3 स्टेट्स है। तो शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को एक सिंपल डायग्राम से हम उसको समझ सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो सॉलिड होगा, कौन सा लिक्विड होगा और कौन सा गैस होगा। तो देखिए यहां पर मैं एक सिंपल डायग्राम बताता हूं। ये जो एक स्फीयर मैं बना रहा हूं, आप इसको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिडर कीजिए। तो सॉलिड के अंदर ये कंडीशन आपको मिलेगी जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है क्लोजली अटैच्ड है, इसके अंदर कोई मूवमेंट इधर उधर आपको नहीं मिलेगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद लिक्विड्स के अंदर ये पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर होते हैं, लाइक दिस, और इसकी वजह से जो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इस स्पेस की वजह से ये पार्टिकल अपने आसपास में इधर उधर मूवमेंट शो कर सकता है। तो दिस इज फॉर लिक्विड्स। और गैसेस के अंदर ये पार्टिकल जो है दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, लाइक दिस। तो दिस इज फॉर गैस। तो इस तरह से ये सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम से आप जो है बहुत आसानी से इजीली जो है आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग जो है इस पार्ट को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। कोई डिफिकल्टी आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी।